जी हेलो। हेलो जी। वेलकम है आप सभी प्यारे बच्चों को। आप सभी प्यारे बच्चों को हमारा प्यार स्नेह नमस्कार शत श्री अकाल राम राम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे, बहुत शानदार, बहुत बढ़िया होंगे। मैं हेमंत कुमार मिश्रा आज आपके लिए एक नए चैप्टर का आगाज कर रहा हूं, कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हमने पीछे सिंपल इंटरेस्ट के लेसन को पढ़ा, काफी कॉन्सेप्ट हमने सीखे, कॉन्सेप्ट बिल्ड किया और अब हम पहुंच चुके हैं नए लेसन की तरफ। पानी बहुत ठंडा था इसलिए पी नहीं सका। तो आ जाइए, कॉपी पेन ले लीजिए, हेडिंग लगा लीजिए कंपाउंड इंटरेस्ट और शुरू करते हैं आज का हम अपना मंथन। ठीक है, अब आप में से जितने बच्चे जो कुछ भी इसके बारे में जानते हैं वो रिकॉल कर लें, अपने दिमाग में एक बार दौड़ा लें, बात को फटाफट से दौड़ा लें कि हमें सरिता मैम ने, हमारे मोहन सर ने हमें इस लेसन के विषय में कुछ बताया था। कुछ धुंधली धुंधली सी याद मैम की हमारे दिल में बसी हुई है। व्हाट इज कंपाउंड इंटरेस्ट मेरे लाल? कंपाउंड इंटरेस्ट है क्या? तो आप में से सारे बच्चे जो पीछे के लेसन से हमारे साथ जुड़े हैं उनको यह बात तो पता चल गई होगी अब तक। कौन सी बात बताइए? कौन सी बात? कौन सी बात पता लगनी थी भाई? बताओ बताओ। आपको यह पता लगनी थी कि इंटरेस्ट, क्या लिख रहा हूं मैं भी यार, इंटरेस्ट क्या है यह आपको पता लग गया था। ब्याज। तो यानी जहां भी इंटरेस्ट शब्द है इसका मतलब है ब्याज की बात कर रहे हैं। उसके साथ साथ आपने क्या पढ़ा था? आप कहेंगे सर रेट पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? सर मूलधन पढ़ा था, और क्या पढ़ा था? अमाउंट पढ़ा था सर। अमाउंट क्या होता है बेटा? और क्या पढ़ा था? आप कहेंगे सर इसके साथ साथ हमने टाइम पर बात करी थी, और सारा खेला समय का है। समय, मिश्रधन, मूलधन, दर और ब्याज किस तरीके से एक दूसरे से रिलेट करते हैं, इन सारी चीजों पर आपने चर्चा करी थी। बताइए। बिल्कुल, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, यानी इंटरेस्ट बराबर अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, और इंटरेस्ट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू R%। ये भी पढ़ा था आपने, और ये भी आपने पढ़ा था कि R% इज इक्वल टू इंटरेस्ट अपॉन प्रिंसिपल। ये हमेशा एक फ्रैक्शन में मिलता है, और उस फ्रैक्शन की वैल्यू जब हम परसेंट में कन्वर्ट कर लेते हैं तो R% की वैल्यू मिल जाती है। इतनी बातें ठीक थी। इंटरेस्ट क्या है? अतिरिक्त पैसा जो मूलधन पर हमें एक निश्चित समय के बाद मिलता है। देखो मेरे भाई, मैं आपको कंपाउंड इंटरेस्ट समझाने की बात कर रहा हूं। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट। अब जब इंटरेस्ट था और इंटरेस्ट हमने पीछे पढ़ा भी, तो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या सीन है? ठीक है, कंपाउंड का मतलब क्या होता है? जोड़ना, चक्रवृद्धि। कंपाउंड का मतलब होता है चक्रवृद्धि जोड़ना, चारों तरफ से जोड़ना। बात को समझिए। अब देखिए, दो व्यक्ति थे, एक था आर, एक था आर। आर ने आर को पैसा दिया, तो आर ने पैसा लौटाया तो बाद में, मगर हर वर्ष उस पैसे का इंटरेस्ट पे कर देता था। भाई आपने किसी को पैसा दिया तो पैसा तो वो मान लीजिए 4 साल बाद देता है, मगर वो इंटरेस्ट हर वर्ष आपको जमा करता जाता है। ठीक है,
जब तक ये कहानी थी तब तक कंपाउंड की जरूरत ही नहीं थी। कंपाउंड की जरूरत कब पड़ी? कंपाउंड की जरूरत कब पड़ी मैं बताता हूं। कंपाउंड की जरूरत पड़ी जब व्यक्ति पैसा लिया, ठीक है, जैसे आर ने एल को उधार दिया। अब ना तो एल उसका प्रिंसिपल ही दे रहा है ना इंटरेस्ट ही दे रहा है। अब वह 3 वर्षों के बाद उसको पैसा लौटाना चाहता है। कितने वर्षों के बाद? 3 वर्षों के बाद। तब राम के दिमाग में आया कि भाई मैंने इसको 10 लाख रुपए दे रखे थे। अरे ठीक है, 10 लाख रुपए दे रखे थे और ये 3 साल बाद मुझको इंटरेस्ट लेकर आ रहा है। मान लीजिए इसमें 10% का इंटरेस्ट तय था, मान लीजिए 10% का इंटरेस्ट तय था, तो 1 लाख रुपया हर साल देना था। ये दिया नहीं। अब क्या कर रहा है? 3 साल बाद कह रहा है भैया तुम्हारा पैसा ये है और ये रहा तुम्हारा ब्याज, ले लो मिलाकर 13 लाख। तो राम के दिमाग में क्या बात आई? राम के दिमाग में बात आई भाई 10 लाख रुपए इसको दे रखे थे, इसने 10% के इंटरेस्ट से पैसा तो 3 लाख दिया। मगर ध्यान दीजिएगा, अब इस 10 लाख रुपए से अगर मैं कोई जमीन खरीद लेता या मैं बैंक में जमा कर देता, अगर मैं जमीन खरीद लेता तो ये जो 1 लाख रुपए, अब ध्यान दीजिएगा, अब एक बात बहुत आराम से ध्यान दीजिएगा, जमीन को गोली मारिए, केवल हम बात कर लेते हैं 10 लाख रुपए। 10 लाख रुपए आपको मैंने दे दिए, मान लो 1 लाख रुपए मान लो ब्याज है। अब आपने पहले वर्ष 1 लाख देना था, दिया नहीं, 3 वर्षों बाद 3 लाख तो ला रहे हैं। मगर यह ध्यान दीजिए कि अगर 1 लाख 10 लाख पर 1 लाख ब्याज मिल सकता था तो 1 लाख मैं किसी को दे दूं तो 10,000 ब्याज भी मिल सकता है। मिल सकता है कि नहीं मिल सकता? भाई मैंने किसी को 10 लाख रुपए दिए हैं तो 1 लाख ब्याज आ रहा है। अगर मैं किसी को 1 लाख रुपए दे दूं तो 10,000 ब्याज मिलेगा ना? मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यानी अगर तुमने साल के बाद मुझको 1 लाख रुपए दिए होते और वो 1 लाख मैं इन्वेस्ट कर देता तो उसने भी 2 साल में अभी तक मुझको 20,000 कमा कर दे दिया होता। हाँ या ना? हाँ या ना? यानी अगर तुम 3 साल बाद मेरा पैसा लाकर लौटा रहे हो 3 लाख रुपया, यानी मेरा नुकसान हो रहा है। क्योंकि तुम हर वर्ष इंटरेस्ट देते जाते और इस इंटरेस्ट को मैं दोबारा काम पे लगा देता तो मुझे कुछ और इनकम हो जाता, वो नुकसान हो रहा है। तो इस नुकसान की प्रतिपूर्ति कौन करेगा? तो बात यहां पर ये पनप कर आई कि भाई जब जब नहीं, आगे नहीं, जब जब प्यारे पे पहरा लग गया है, ये नहीं करना है। जब जब इंटरेस्ट सालीना या वार्षिक, जब इंटरेस्ट वार्षिक ना भरा जाए, वार्षिक ना भरा जाए, तब क्या होता है? कंपाउंड इंटरेस्ट काउंट किया जाएगा। अगर तुम हर वर्ष पैसा नहीं दे पाते हो मेरा इंटरेस्ट, कोई बात नहीं, आप कंपाउंड इंटरेस्ट पर पैसा ले जाओ। अब यह कहता क्या है? यह कहता है कि भैया 10 लाख रुपया तुमने हमारा लिया था, मेरा मूलधन क्या था? जब 1 वर्ष बीता तो 10% आपको ब्याज पर दिया था, तो 1 लाख रुपए तो मेरा इंटरेस्ट बन गया। अब आपने पैसा मुझको दिया नहीं और मैंने क्या बताया कि अगर दे दिए होते तो मैं इसको काम पे लगा देता, कुछ और कमा लेता। आपने नहीं दिया, यानी मेरा ये नुकसान है। तो मेरा नुकसान कौन भरेगा? आप भरोगे। यानी अब 1 वर्ष के अंत पर मेरे दिए गए राशि यानी 10 लाख में 1 लाख की वृद्धि हो गई। अब अगले वर्ष के लिए यानी दूसरे वर्ष के लिए मेरा प्रिंसिपल क्या हो गया? 10 लाख नहीं रह गया, 11 लाख हो गया। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे यह फर्क पड़ेगा कि अब जो 10% काउंट होना था वो 10 लाख पर ना काउंट होकर 11 लाख पर काउंट होगा और इस वर्ष फिर मुझको 1,10,000 का ब्याज
मिलेगा। 11 लाख पर 10% काउंट करके देख लो 1,10,000 मिलता है कि नहीं मिलता। तो ये 10,000 क्यों आया, मैंने समझाया था आपको कि अगर मुझको 10 लाख पर 1 लाख ब्याज मिल रहा है तो इसका मतलब 1 लाख पर 10,000 ब्याज मिलेगा। वो तुमने पैसा नहीं दिया तो मेरा नुकसान हो रहा था, तो नुकसान कौन भरेगा, वही व्यक्ति भरेगा जो पैसा नहीं दे रहा था। तो इसीलिए देखिए इस वर्ष का ब्याज क्या लग गया इसको, हाँ या ना। तो यानी कंपाउंड इंटरेस्ट वह है कि जब प्रिंसिपल दिया 1 वर्ष के बाद जो ब्याज होता है वह भी प्रिंसिपल बन जाता है। कब तक, जब तक पैसा चुकाया नहीं जाएगा। अब किसी ने मान लो कि मुझसे 100 रुपया ले लिया, अब उसका 10 ब्याज बना, तो अगले वर्ष मेरा पैसा 110 हो गया। तुमने ब्याज नहीं दिया तो ब्याज मेरे मूलधन में जुड़ गया, अब मेरा पैसा क्या हो गया 110। अब फिर तुमने पैसा नहीं दिया तो फिर इसका 10% कितना होगा, 110 का 10% कितना होगा 11 रुपया। तो वह 11 रुपया जब इसमें मैं जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा 121। भाई 11 रुपया मेरा ब्याज आया, 110 मेरा मूलधन था, तो अब ब्याज और मूलधन मिलकर टोटल कंपाउंड मेरा कितना हो गया 121 रुपया। अब मेरा मूलधन कितना है 121। अगर तुम मुझे देना चाहोगे तो कितना दोगे 121 दोगे। अगर तुमने फिर भी नहीं दिया तो अगले वर्ष इस पर फिर 10% ब्याज लग जाएगा, इस पर 10% ब्याज लग जाएगा, यानी 12.1 रुपया देना पड़ेगा। तो पहले मेरा मूलधन कितना था 121 था और 12.1 रुपया मेरा ब्याज आ गया, तो अब मेरा मूलधन कितना हो गया, हाँ या ना। हर पिछले वर्ष के लिए देखो ये इसका मूलधन है, ये इसका मूलधन है, ये इसका मूलधन है, इसके पीछे कहानी इसके लिए कोई मायने नहीं रखती। ये मूलधन है, इस पर 10% का ब्याज देना है, दैट्स ऑल। सभी पर 10% का ब्याज लगा है, चेक कर लीजिए, इस पर भी 10%, इस पे भी 10%, इस पे भी 10%। खेला केवल क्या हो रहा है कि हर वर्ष का ब्याज मूलधन में जुड़ जा रहा है, हर वर्ष का ब्याज मूलधन में जुड़ जा रहा है, बस इतना ही खेला हो रहा है। उसके अलावा 10% का हर बार देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं बदल रहा है, केवल क्या हो रहा है ब्याज हर वर्ष मूलधन में जुड़ जा रहा है। क्या हो रहा है मेरे भाई, ब्याज हर वर्ष मूलधन में जुड़ जा रहा है, और इस तरीके से हमारा मूलधन बदलता हुआ चला आ रहा है। अब मुझसे कोई पूछे कि भैया मुझसे 100 रुपया किसी ने लिया था, 1, 2, 3 वर्ष बाद लौटा रहा है, तो ब्याज कितना दे। तो उसको तो छोड़ो, पहले ये बताओ जब 100 रुपया किसी ने लिया था 3 वर्ष बाद वो पैसा हो कितना गया 133 रुपया है 10 पैसा, कितना हो गया 133 रुपया 10 पैसा। तो ध्यान दीजिए मैंने तो 100 रुपया दिया था ना, तो मेरा मूलधन कितना हुआ, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है ये क्या ब्याज ही के रूप में तो आ रहा है। तो 10% के दर से, सुनो 10% की दर से 3 वर्ष का चक्रवृद्धि कितना होगा 33.1 रुपया। जब आपको पता है कि 10% के दर से ले रहे हैं तो 3 वर्ष का 30% लेते आए हैं हम सिंपल इंटरेस्ट पे, मगर यहां कितना मिल रहा है, इसका कारण कौन है, इसी चीज को आपको दिमाग में पहले बसाकर रखना है, इसी चीज को ठीक से बसाकर रखना है। यानी अगर मुझसे किसी ने 1000 रुपया लिया 10% के दर से, तो मैं 10% इसका काउंट करूंगा कितना आएगा 100 रुपया, तो 100 अगले बार का मूलधन बन जाएगा। अब मेरा पैसा कितना हो गया, देखो ये प्रिंसिपल था, ये अमाउंट हो गया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ये अमाउंट क्या बन जाएगा, प्रिंसिपल बन जाएगा, किसके लिए, अगले के लिए। तो अगला फिर 10% काउंट करेगा, तो 1100 का 10% काउंट करोगे तो क्या आएगा 110 रुपया। तो 1100 में 110 जोड़ूंगा तो क्या आ जाएगा 1210 रुपया। अब ये प्रिंसिपल था तो ये क्या हो गया अमाउंट हो गया, और ये अमाउंट अगले वर्ष के लिए फिर प्रिंसिपल बन जाएगा। यानी जो 10% मैं काउंट कर रहा हूं, ध्यान दीजिए किस पे काउंट कर रहा हूं, इस पे काउंट कर रहा हूं, तो प्रिंसिपल मेरा कौन हुआ, यही हुआ। अब फिर मैं 10% इस पे काउंट करूं, अब इस पे 10% काउंट करूंगा तो कितना हो जाएगा 121 रुपया। तो 121 रुपया इसमें जोड़ूं तो कितना हो जाएगा 1331। तो ये प्रिंसिपल है तो इसका अमाउंट क्या हुआ 1331। अब आप ध्यान दीजिए कि 3 वर्षों में मेरा 1000 कितना हो गया 1331। फाइनल अमाउंट क्या आ गया, और प्रिंसिपल कितना था, पहले इन्वेस्ट कितना किया था, फाइनल अमाउंट कितना आ गया। तो ये जो एक्स्ट्रा पैसा आया है इसको क्या कहोगे, हाँ या ना,
हाँ या ना? क्योंकि अगर 1000 पर 10% के दर से 3 वर्ष के लिए लेते 30%, तो कितना ब्याज मिलता? 300 रुपया। यहां कितना मिल रहा है? 331 रुपया। ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिए, तो ये 331 क्यों हुआ भाई? कितना रुपया ज्यादा मिल गया? 31 रुपया ज्यादा मिल गया। ये कहां कहां मिला है? यहां जो मिला वो तो मिलेगा ही, वो सिंपल इंटरेस्ट पर भी 100 ही मिलता है, कंपाउंड पर भी पहले वर्ष में 100 ही मिला है। दूसरे वर्ष में इसको 1200 होना था, कितना हो गया? 10 हो गया। 1200 होना था, क्या हो गया? 10 और हो गया। इधर देखिए, इसको क्या होना था? अगर इसको 1200 होना था तो इसको 1300 होना था। मगर सबको भूल जाइए, अगर ये 1210 ही था, अगर 1210 ही था, तो 1210 को भी अगर 10% बढ़ाया जाएगा तो क्या आएगा? तो यहां पर अगर 1200 होता तो क्या आता? अगर 1200 होता तब 10% कितना आता? और इस पर 10% कितना आया? कितना ज्यादा आया? केवल 1 रुपया, केवल 1 रुपया। तो ये 31 कहां से ज्यादा हुआ है? आराम से चेक करिए। मैंने आपसे ये कहा कि भैया 100 रुपया पर पहले वर्ष में 110, दूसरे वर्ष में 121, तीसरे वर्ष में 133.1 रुपया हो जाता है। अगर इस 100 को 1000 करोगे तो सब में एक एक जीरो बढ़ा दो और कोई बात नहीं। ठीक है? ठीक है, ठीक है। अब ये देखो, ये स्ट्रक्चर किसका है? ये कंपाउंड इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर है। अब थोड़ा सिंपल इंटरेस्ट का स्ट्रक्चर देखिए। अगर 1000 रुपया दिए होते तो 1 वर्ष बाद कितना हो जाता, और 2 वर्ष बाद कितना हो जाता, और 3 वर्ष बाद कितना हो जाता? इतना ही न होता। तो यहां ब्याज कितना मिल रहा है, यहां ब्याज कितना मिल रहा है, दोनों में अंतर कितना है? अब ये अंतर क्यों आया, ये हम अगर चेक करें तो कहां कहां लैप्स हुआ है। देखिए, देखिए यहां कितने का लैप्स हुआ है, यहां कितने का लैप्स हुआ है? 10। देखो फाइनली तो 31 का लैप्स हुआ है, मगर ये लैप्स कहां से बनकर आया है? पहले इसका 100 का 10%, पहले वर्ष में, पहले वर्ष में कितना मिला? 100 का 10%। दूसरे वर्ष में देखिए 210 का 10%, कितना हुआ? और 100 का 10%, कितना हुआ? सॉरी, तो कुल कितना अंतर आ रहा है? क्यों आ रहा है? चेक किया कि यहां कोई परिवर्तन नहीं, यहां इसकी ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण यह बढ़ोतरी आई है। यहां इसकी ब्याज पर ब्याज और इसके ब्याज पर ब्याज मिलने के कारण यह बढ़ोतरी आई है। यानी यह चीज हमको हमेशा दिमाग में बनाकर रखनी है कि यहां पर यह बढ़ोतरी क्यों आ रही है। ठीक है? इसका 10%, देखो इसमें तो कोई कुछ, केवल इसका हम 10% निकालते चले गए और बढ़ाते चले गए, मगर यहां क्या हुआ कि इस पर का भी 10% हमको मिला, जिसकी वजह से 1200 की जगह 1210 हो गया। तो 10 क्यों ज्यादा आया? इसकी ब्याज पर ब्याज मिलना था। और यहां 31 ज्यादा क्यों आया? ध्यान देना, 31 ज्यादा क्यों आया? इसकी ब्याज पर ब्याज मिला और इसकी ब्याज पर ब्याज मिला। ध्यान से समझिए, इसके ब्याज पर ब्याज मिला और इसके ब्याज पर ब्याज मिला, और इन दोनों के ब्याज पर जो ब्याज मिला वो बढ़ोतरी यहां आई। केवल इसकी ब्याज पर ब्याज की बढ़ोतरी यहां है, इन दोनों के ब्याज पर बढ़ोतरी यहां है, और इन तीनों के ब्याज पर जो बढ़ोतरी होगी वो आगे आएगी। आगे कोई वर्ड मैं लिखूं, अगर मैं लिखूं तो ध्यान दो, 10% अगर मैं इसका अब आगे करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा? 13 रुपया 31 पैसा, 31 पैसा ना, तो फिर वो वैसे हो जाएगा 1 3 4 4 1 3 4 4 3 1 दशमलव लग जाएगा। ठीक है? मतलब 1331 का जब हम 10% निकालेंगे फिर उसी में ऐड करेंगे, यानी 110% निकालेंगे। 110% का मतलब क्या हुआ? 110% का मतलब हुआ कि 133.1 में 11 का गुना। 11 का गुना कैसे होता है?
याद है 11 का गुणा कैसे होता है? 1, 3 1 4, 3 3 6, 3 1 4 और 1, ऐसे 11 का गुणा होता है। 1 दशमलव था तो 1 दशमलव यहां लगा दिए। तो अब आप देखिए अगर सिंपल इंटरेस्ट में होते तो 1300 से क्या हो जाता? 1400 हो जाता। और यहां कितना है? 64.1। 14 से 64.1 ज्यादा है। अब ये 64.1 की बढ़ोतरी क्यों आई है? चेक करिए, पहले का 10%, दूसरे का 10% और तीसरे में कितना ज्यादा है? 31 और 331। 331 का 10%, 331 का 10%, हाँ या ना? चेक करो। 3 1 4, 3 2 5 1 6, 64.1% क्यों बढ़ा आया? इसका 10%, इसका 10%, इसका 10%, वो कुल मिलाकर बढ़ोतरी इसमें चली जाती है। ये टेक्निकल पॉइंट है। जो लॉजिक था कंपाउंड इंटरेस्ट का, वो कंपाउंड इंटरेस्ट का लॉजिक था। ये टेक्निकल स्ट्रक्चर है इसका कि क्यों ये बदल रहा है, किसके आधार पर बदल रहा है। ठीक है, चलिए इसके क्रम में मैं थोड़ी सी बात आपको समझाता हूं जिसे हम कहते हैं सक्सेसिव इंटरेस्ट। ठीक है, दरअसल कंपाउंड इंटरेस्ट जो बच्चा निकालना चाहता है, बहुत जरूरी है कि उसको सक्सेसिव इंटरेस्ट ठीक से समझ में आए। ठीक है, मैं आपको समझाता हूं इस चीज को। यार आज का मौसम पता नहीं कैसा हो रखा है। चलिए बात करते हैं सक्सेसिव इंटरेस्ट का। वो जो चीजें मैंने समझाने की कोशिश की वो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएंगी। अभी आप ये बात करिए कि अगर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट, जैसे कि ये सारी चीजें जो यहां पर हो रही थी, उनका कारण कौन है? पहले तो आपको नेचर समझना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। पहले तो आपको समझना था कि कंपाउंड इंटरेस्ट क्या है। फिर आपको क्या समझना पड़ा कि भैया कंपाउंड इंटरेस्ट पर ब्याज मिलता है, तो अगर ब्याज हर वर्ष न दिया जाए तो नुकसान होता है, और क्यों कंपाउंड लिया जाता है इसका कारण पता चला। ठीक है, पूरा कारण उसका मैंने आपको बताया। ठीक है, और फिर कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे वर्क करता है इस पर पूरी हमने चर्चा करी। बदलाव कितना आता है, बदलाव क्यों आता है, बहुत बेसिक बताया है। बदलाव कितना आता है, बदलाव, ये बात अगर थोड़ी कम समझ में आई हो आपको तो इसके लिए परेशान ना होइएगा, इसको हम धीरे धीरे समझ जाएंगे। ठीक है, सक्सेसिव, सक्सेसिव क्या है समझिए बात को। मैंने 100 रुपए किसी को दिए 10% के ब्याज पर, वो कितने हो जाएंगे? और फिर मैं इस पैसे को 10% के ब्याज पर दूं, तो ध्यान से समझिए। सक्सेसिव नेचर यह कहता है कि पहले आपने 10% के ब्याज पर दिया था तो पैसा तो इतना हो गया आपका। अगर आप आगे 10% की ब्याज पर देना चाहते हैं तो इस पैसे को देना पड़ेगा। जैसे किसी की पगार 1000 रुपए थी, 10% बढ़ी तो कितनी हो जाएगी? अब फिर 10% बढ़ी तो अब उसकी पगार 1200 नहीं होगी मेरे भाई, इसमें तो उसका नुकसान हो जाएगा। क्योंकि पिछले वर्ष 10% बढ़ चुकी थी, अब 10% बढ़ेगी तो किस सैलरी पर बढ़ेगी? जो आज है, तो 1100 पर 10% बढ़ेगी। ठीक है, तो अगर मैं यह जानना चाहूं कि किसी की सैलरी 1000 है और 10% की दर से हर वर्ष 10% की दर से क्या करती है? हर वर्ष बढ़ती है। हर वर्ष 10% की दर से बढ़ती है, हर वर्ष 10% की दर से बढ़ती चली जाएगी। ठीक है, तो 2 वर्षों बाद कुल कितना बढ़ेगी? कुल कितना बढ़ेगी? ओके, 2 वर्षों बाद कुल कितना बढ़ेगी, इस बात को हमें पहले ध्यान से समझना है। ठीक है, इसी बात पर हम चर्चा करेंगे। अभी हम इसी बात पर चर्चा करने चल रहे हैं। बात यह थी कि भैया मेरी सैलरी मान लो 1000 रुपए है और 10% के दर से यह सैलरी इंक्रीज करने वाली है,
और 2 वर्षों तक यही क्रिया होगी, तो 2 वर्षों बाद मेरी सैलरी कुल क्या हो जाएगी, ठीक है। तो अगर मेरी सैलरी 1000 थी, 10% बढ़ी पहले वर्ष, तो कितनी हो जाएगी 1100, और फिर 10% बढ़ेगी, तो 1100 का 10% अगर मुझे बढ़ाना है तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, 1100 का 110% करके, ये 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो 11 का 11 में गुणा 121 और एक ठू 0 है, तो सैलरी क्या हो गई 1210। अब फिर इसको 10% अगर बढ़ाना है तो फिर इसको 10% बढ़ाना है तो क्या करेंगे, 1210 का 110%, 10% बढ़ाना है ना, तो बढ़ाना बताए थे ना, हाँ, तो 11 का 121 में गुणा, ठीक है, 11 का 121 में गुणा कितना हो गया 1331, यानी पहले वर्ष और दूसरे वर्ष, पहले वर्ष 1100 हुई, दूसरे वर्ष 1210 हुई, और 3 वर्षों में अगर आप पूछेंगे तो 1331 रुपए हो गई, ठीक है। ये बात समझ में आई, 10% बढ़ा, तो अब जो मेरी सैलरी है अगले वर्ष जो 10% बढ़ेगा वो इस पे बढ़ेगा, एक तरीका जिसको आप ऐसे कर सकते हैं। इस तरीके का आप उपयोग कब कब कर पाएंगे, जब ये इजी होगा, जब इसका बेसिक इजी होगा, यहां पर दी गई राशि आसान होगी जिसपे 10% निकालना आसान हो, या यहां राशि आसान ही हो, अभी मैं कह दूं 6 सही 2/3% इंक्रीज करना है, तब भी थोड़ी सी आपको दिक्कत हो सकती है। तो जब डाटा इजी है तो हम इसका प्रयोग कर लेते हैं आराम से। अब डाटा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है और हम जानना चाहते हैं कि बताइए कैसे बढ़ेगा, जैसे मैंने कह दिया कि भैया मान लो कि हर वर्ष जो है कितना बढ़ रहा है, हर वर्ष 12% बढ़ रहा है, हर वर्ष सैलरी 12% बढ़ रही है, या हर वर्ष सैलरी 7% बढ़ रही है, तब क्या करेंगे, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। तो इसको देखिए, चेक करिए, अगर हर वर्ष सैलरी 12% बढ़ रही है तो 2 वर्षों में नेट परिवर्तन क्या होगा, नेट परिवर्तन क्या होगा, इसी को बेटा हम कहेंगे सक्सेसिव इंक्रीजमेंट और डिक्रीजमेंट। ये बढ़ेगी, ये क्या कह रहा है, बढ़ेगी तो पॉजिटिव सिंबल के साथ लेके चलें, अगर ये घटेगी तो इसी में हम निगेटिव सिंबल लगा देते, ठीक है। अब बढ़ेगी तो फॉर्मूला क्या याद रखना है, सक्सेसिव इंक्रीजमेंट का फॉर्मूला क्या याद रखना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। अब ये x क्या है, ये दर है, x क्या है, ये दर है, y क्या है, ये भी दर है, ये पहले वर्ष की दर है या दूसरे वर्ष की दर है। अब संयोग ये है कि आपकी दोनों दरें एक जैसी हैं, तो आपको x और y दोनों की जगह पर 12% का यूज करना है, ठीक है। तो पहले वर्ष 12% बढ़ा, दूसरे पर 12% बढ़ा, तो कुल परिवर्तन कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, यानी 12 12 24, 12 बरहियम 144, 144 बटे 100 क्या होगा, अगर मैं इसको काटूं तो क्या आएगा 1.44, अब 24 में 1.44 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा 25.44। ध्यान दीजिए, अगर 12% हर वर्ष बढ़ रही है तो सिंपल इंटरेस्ट के हिसाब से तो 2 वर्षों में केवल 24% बढ़ेगी, मगर जो सक्सेसिव इंक्रीजमेंट या जो कंपाउंड इंक्रीजमेंट की बात करता है उससे देखिए बढ़ोतरी कितनी हो गई, नेट परिवर्तन पहले साल में और दूसरे साल के अंत में कितनी हो गई 25.44% की, ठीक है। इस चीज को ऐसे भी पूछा जा सकता है कि मान लीजिए किसी की सैलरी पहले वर्ष 7%, दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है, किसी की सैलरी पहले वर्ष 7% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 10% बढ़ती है, तो कुल कितना बढ़ेगी, ठीक है। तो ये हो गया आपका x, ये हो गया आपका y, तो x प्लस वाई, वाई की जगह 10 प्लस एक्स वाई बाई 100, 10 दहम में 100, 10 से इसको काटेंगे तो 0.7, 10 और 7 17, 17 धन 10.7 बराबर 17.7। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। अगर मैं कहूं सैलरी पहले वर्ष 12% और दूसरे वर्ष जो है 13% बढ़ती है, मैं कह दूं किसी की सैलरी जो है, किसी की सैलरी मेरे भाई पहले वर्ष 12%, दूसरे वर्ष 13% बढ़ती है, तो कुल कितना बढ़ेगी,
किसी की सैलरी पहले वर्ष 12% बढ़ती है, दूसरे वर्ष 13% बढ़ती है, तो 2 वर्षों के अंत में कुल कितना बढ़ी रहेगी? चेक करिए, बताइए। आप कहेंगे सर पहले वर्ष 12% बढ़ती है तो ये x है, ये y है, तो x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100, यानी 12 और 13 कितना हो गया? 25। 12 और 13 का गुणा, 13 दहम्मा 130, 13 दुना 26, 156/100, यानी 1.56। 25 प्लस 1.56 यानी 26.56। कितना बढ़ा कुल सैलरी? 26.56। ठीक इसी तरीके से मैं ये भी आपसे पूछ सकता हूं कि भैया एक शॉपिंग मॉल में एक दुकान ने कहा है कि वह 10% का फ्लैट डिस्काउंट देता है। 10% का क्या करता है? फ्लैट डिस्काउंट देता है, और 5% का डिस्काउंट कैश पेमेंट पर देता है। 5% का डिस्काउंट किस पर देता है? कैश पेमेंट पर देता है। तो वो टोटल डिस्काउंट क्या देगा? ठीक है, यानी 10% का डिस्काउंट। तो डिस्काउंट बेटा हमेशा क्या माना जाता है? लॉस माना जाता है। तो मैंने क्या बताया? लॉस मतलब कम होना। मैंने बताया जब बढ़े तो पॉजिटिव सिंबल लो और जब घटे तो नेगेटिव सिंबल लो। तो डिस्काउंट कैसे जाएगा? हमेशा नेगेटिव सिंबल के साथ। तो चलिए, हमें फॉर्मूला कौन सा यूज करना है? फॉर्मूला हमको सिमिलर ही यूज करना है, x प्लस वाई प्लस एक्स इंटू वाई बाई 100। ठीक है, केवल एक्स वाई की वैल्यू देख लो, वो आपको क्या रखनी है। x की वैल्यू क्या रखेंगे? y की वैल्यू क्या रखेंगे? हाँ या ना बोलिए, कोई दिक्कत? आप कहेंगे नहीं सर। तो -10 और -5 क्या हो गया? -15। और ध्यान दीजिए, -10 और -5 क्या हो गया? -15। और ध्यान दीजिए, 10 दहम में 100.5, मगर माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस हो गया। तो ये हो गया प्लस 0.5। -15 प्लस 0.5 क्या हो जाएगा? -14.5, -14.5, यानी कुल कितने का डिस्काउंट वो दे रहा है? 14.5% का डिस्काउंट दे रहा है। समझिए इस बात को बहुत आसानी से। ठीक है, अगर मैंने कहा मेरे भाई कि मैं एक दुकान पे गया जहां मुझे 15% का एक डिस्काउंट मिला और 12% का एक डिस्काउंट मिला, मुझे 2 सिमिलर डिस्काउंट मिले, सक्सेसिव डिस्काउंट मिले, रिस्पेक्टिबली डिस्काउंट मिले, 15% और 12% का। ये दोनों क्या है मेरे लाल? ये दोनों डिस्काउंट है। ठीक है, ये दोनों डिस्काउंट है। तो कुल मिलाकर डिस्काउंट क्या हुआ? तो आराम से आइए चेक करिए। आप कहेंगे सर 15% का डिस्काउंट मिला, 12% का डिस्काउंट मिला, तो इसको तो आपने ऐसे ही टैकल करना सिखाया है। तो बिल्कुल बेटा ऐसे टैकल करेंगे। 15-12 क्या हो गया? 28 हो गया। 15-12 का गुना क्या हो गया? 180 हो गया। 180/100 यानी 1.8। तो -28 प्लस 1.8, -28 प्लस 1.8, आप कहेंगे सर 26.2। क्या कहेंगे? 26.2, यानी कुल डिस्काउंट कितने का देगा बेटा? वो 26.2% का डिस्काउंट देगा। बोलिए हाँ या ना, बोलिए हाँ या ना। ऐसा हो सकता है, घट भी सकती है। ठीक इसी तरीके से मैं कह दूं कि भैया जो मोहन है, मोहन की सैलरी वो क्या करती है? इंक्रीज करती है 10% से। 10% से इंक्रीज करती है फर्स्ट ईयर में, पहले साल में, और
सेकेंड ईयर में क्या करती है, सेकेंड ईयर में क्या करती है, 12% डिक्रीज कर जाती है। मोहन की सैलरी पहले साल में 10% बढ़ती है, दूसरे साल में 12% घटती है। तो बताइए बताइए कि पहले से उसकी सैलरी बढ़ी या घटी? तो पहले से उसकी सैलरी बढ़ी या घटी? तो चेक करिए, हर बढ़ोतरी को हम क्या करेंगे और हर घटोतरी को क्या करेंगे। तो आइए चेक करिए, एक्स में इसको x मानो, इसको y मानो। x को पॉजिटिव वैल्यू के साथ लेना है तो +10 -12 +10 गुणे -12 बटे 100। तो +10 और -12 क्या हो गया, -2। +10 और -12 क्या हो गया, -2। और 10 दहम में 100 और 10 इसको काटेगा 1.2, तो ये क्या आ गया, -1.2, यानी -2 -1.2 यानी -3.2। उसकी सैलरी कितने प्रतिशत घट जाएगी, उसकी सैलरी कितने प्रतिशत घट जाएगी? चेक करिए, मोहन की सैलरी 10% बढ़ती है फर्स्ट ईयर में और 10% घटती है सेकेंड ईयर में। 10% बढ़ती है फर्स्ट ईयर में, 10% घटती है सेकेंड ईयर में। तो चेक करिए मोहन की ओवरऑल सैलरी। तो देखो, ये बढ़ी तो पॉजिटिव, ये घटी तो निगेटिव, ठीक है। तो पॉजिटिव निगेटिव बाई 100, तो क्या हो गया, 10 से 10 खत्म और ये 10 दहम में 100, मगर -100, तो कट जाने पर क्या आ जाएगा, -1, यानी मोहन की सैलरी कुल क्या हो गई, 1% घट गई। मोहन की सैलरी कुल क्या हो गई मेरे भाई, 1% घट गई। ये सक्सेसिव आउटकम इस तरीके से आते हैं, सक्सेसिव आउटकम इस तरीके से आते हैं फार्मूले से। अब थोड़ा सा फार्मूले को बड़ा करते हैं, ये तो हो गया, फार्मूले को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। इसमें दो बड़ी बातें आएंगी, एक तो डाटा डिफिकल्ट होगा, दूसरा फार्मूला बड़ा हो सकता है। जैसे मैं कह लूं कि भैया मोहन की सैलरी 10% बढ़ी पहले साल में, 10% बढ़ी दूसरे साल में, 15% घटी तीसरे साल में। अब देखो 3 सालों का सक्सेसिव आ गया, पहले 10 बढ़ी 15 घटी। तो आप जानते हैं हर बढ़ी को आग, बुझी को राख कहते हैं। सबसे पहले ये जानिए कि 3 सालों का सक्सेसिव निकलेगा कैसे, 3 सालों का सक्सेसिव निकलेगा कैसे। बहुत आराम से बेटा, एक एक चीज को अच्छे से पकड़ते चाहिए, बहुत ईमानदारी से। आपको पहले हमने फार्मूला बताया कि जब हम सक्सेसिव में 2 स्टेप का यूज करना चाहें, 2 साल का यूज करना चाहें, हम सक्सेसिव में 3 साल का यूज करना चाह रहे हैं, तो फार्मूला बता रहे हैं। फार्मूला के अलग जाकर बातें आएंगी, मगर उनका कारण और वो सारी चीजें हम आपके सामने लेकर आएंगे। धीरे धीरे एक चीज को आप कवर करते चलिए, ठीक है। तो सबसे पहले आप समझिए कि सक्सेसिव में अगर 3 वर्षों का लेना देना है तो क्या करेंगे। तो आपको फार्मूला यूज करना है x + y + z + xy + yz + zx अपान 100 + xyz अपान 10,000, ठीक है। आपको ये यूज करना है। चलो इसको भी मैं 10 ही कर देता हूं, ठीक है। 10 बढ़ी 10 बढ़ी 10 बढ़ी, तीनों साल 10 बढ़ी। शुरुआत में पहले एक छोटा सा सवाल लगाकर देखो, अगर तीनों साल 10 बढ़ी तो x का वैल्यू 10, y का वैल्यू 10, z का वैल्यू 10, 10 10 का 100, 10 10 का 100, 10 10 का 100 अपान 100। यहां क्या आएगा, 10 10 10 का 1000 अपान 10,000। 1 2 3 1 2 3 1/10 यानी 0.1। 100 100 100 300, 100 से कट जाएगा, क्या बचेगा 3। यहां क्या बचा 30, 30 और 3 33, और ये क्या हो गया 33.1। चेक करिए कि अगर 100 रुपए को पहले 10% बढ़ाया जाए तो 110, दूसरे बार 10% बढ़ाया जाए तो 121, तीसरे बार 10% बढ़ाया जाए तो 33.1 ही मिलता है। क्या वही 33.1 आपको यहां मिला है, हाँ या ना? चेक करिए चेक, एक बार चेक। अभी मैं आपको केवल फार्मूला बेस बता रहा हूं। जब डाटा इजी होते हैं, नॉर्मल होते हैं, तो हम फार्मूले से बेस करके चीजों को करते हैं। उनमें 2 तरीके हो सकते हैं, या तो 2 वर्ष के लिए पूछा जाए या 3 वर्ष के लिए पूछा जाए। अभी जब डाटा कॉम्प्लिकेटेड होंगे तब हम इनको रेशियो से निकालना सीखेंगे, डाटा सिमिलर होंगे तब हम इनको और अच्छे यूनिक तरीके से निकालना आपको सिखाएंगे, ठीक है।
हम आपको पिरामिड पिरामिड बनाने का तरीका समझाएंगे। तेरी बातें मैं ना जानू, मैं तो जानू संगम तेरा। चलो, अब भैया जो मोहन है, उन मोहन के साथ दुर्घटना ये हो गई कि उनकी सैलरी 10% बढ़ी, फिर 10% बढ़ी, और अब की बार 5% घट गई। 3 वर्षों का खेला। तो चलो, x प्लस वाई प्लस जेड, तो z की वैल्यू यहां निगेटिव रखनी पड़ेगी चूंकि घट रही है। तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या आ जाएगी? 10 10 20 माइनस 5 यानी 15, एक्स वाई वाई जेड और जेड एक्स, -50 -50 -100, -100 प्लस 100 जीरो हो जाएंगे, तो एक कुल मिलाकर सेगमेंट जीरो हो जाएगा। अब यहां आ जाइए, एक्स वाई जेड 10 10 5, 10 दहम में 100 पंचे 500, 500 मगर निगेटिव 500, बटे में क्या होता है बेटा यहां पे 10,000। ठीक है, ये 10,000, सॉरी 2 जीरो कटेंगे, 1 जीरो रहेगा, तो 5/100 बचा। 5/100 यानी -1/20, -1/20 का मतलब ध्यान दो, दशमलव लगाओगे जीरो, जीरो बढ़ाओगे जीरो, 20 पंचे 100 यानी 0.05, और उधर क्या है 15, तो 15 प्लस माइनस का क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। 15 माइनस 0.05 क्या आ जाएगा? 14.95। हाँ या ना? यानी मोहन की सैलरी कुल कितनी बढ़ी? मोहन की सैलरी कुल कितनी बढ़ी? हाँ या ना? बोलो बोलो। ध्यान दो, अगर 10 बढ़ी, 10 बढ़ी, 5 घटी, तो 15 का अंतर आना चाहिए था, 15 बढ़ना चाहिए था, मगर ये क्यों हुआ? अब ध्यान दो, ये इससे कितना कम है? ये इससे कितना कम है? आप कहेंगे सर इतना कम है ना, चेक करो इतना कम है। किस परसेंट रेट पर? 5% रेट पर। किस परसेंट रेट पर? 5% रेट पर। यानी यानी इस 5% का कंपाउंड इफेक्ट क्या पड़ा? इस 5% का कंपाउंड इफेक्ट क्या पड़ा? समझ में आ रहा है बात? इसी चीज को हम आगे चल के जोड़ेंगे कि इन दोनों में ये अंतर क्यों आ रहा है। अभी बस थोड़ा थोड़ा दिमाग में ऐसे डालते जाइए जहर की तरह, अचानक से आपको चीजें अजीब ना लगे। ठीक है, तो ये बात आपका हो गया कि अगर हमें फार्मूले से चीजें करनी हो तो। ठीक है, अब मान लीजिए कि मैं आपको बताऊं कि भैया मुझे मुझे मैं आपको समझाता हूं। चलो, अब जैसे कि मैं धीरे धीरे आपको रेशियो का मेथड समझाता हूं। मैं आपको अब रेशियो का मेथड समझाता हूं कि इसी सक्सेसिव को निकालने का, क्योंकि सारी चीज यहां सक्सेसिव पर ही फंसी हुई है, सक्सेसिव इंटरेस्ट को निकालने का रेशियो मेथड क्या है, इसका मेथड क्या है, समझिए अच्छे से। अगर मैंने कहा कि भैया जो मोहन है उनकी सैलरी 10% बढ़ी, ओके, फिर 5% बढ़ी, ओवरऑल कितनी बढ़ी? ओवरऑल कितनी बढ़ी? तो देखो 10% बढ़ी तो किसकी बढ़ी? सैलरी की बढ़ी। यानी अगर मैं इसको फ्रैक्शन में डालूं तो ये सैलरी थी और इतना बढ़ी, तो सैलरी क्या हो गई? 10 से 11। दूसरी बार चेक करो, अब जब 5% बढ़ी तो क्या हुआ? सैलरी कितना था, कितना हो गया? यानी आप कहेंगे इन दोनों का गुणा अगर करें, अगर करें, क्यों करेंगे वो बात बताएंगे आपको। अगर मैं इनका गुणा करूं तो देखो ये भी सैलरी थी, ये भी सैलरी थी, तो कुल सैलरी कितनी हुई? अब ये भी सैलरी है, ये भी सैलरी है, अगर मैं इनका गुणा करूं तो सैलरी कितनी हो जाती है? तो ये सैलरी में परिवर्तन कितने का आया? कितने पर आया? तो 100 पर कितना आएगा? 100 पर कितना आएगा? 200 पर 31 आया तो 100 पर कितना आएगा? तो 16.5/100 को 16.5% कहते हैं क्या? बोलो, उसकी सैलरी कितनी बढ़ी? ध्यान दो, 10
धन 5 धन 10 गुने 5 बटा 100, 10 5 15, 10 दहम में 100, इसका वैल्यू क्या हुआ 0.5, इसका वैल्यू क्या हुआ 0.5, तो क्या हो गया 0.5। मैंने 16 लिख दिया था, यहाँ 15 होगा, ठीक है। 31 का आधा 15 होता है, ठीक है। तो 15.5% बढ़ा कि नहीं बढ़ा? एक ही चीज है, मैं ये समझा रहा था कि अगर 10% सैलरी बढ़ी फिर 20% सैलरी बढ़ी, तो आप इसको कैसे करते हो, 10 + 20 + 10 गुने 20 बटा 100, ऐसे ही करते हो। 20 × 5 100, 5 दूनी 10, 10 20 का 30, 30 धन 2 कितना हो गया 32, हाँ या ना? आप कहेंगे सर बिल्कुल, मगर ध्यान दीजिए, अगर मैं इनको रेशियो से निकालना चाहूं तो मैं क्या कहूंगा, 10% बढ़ी, 10% बढ़ी यानी 10 की वस्तु क्या हो गई 11 हो गई। अगर 10% को मैं फ्रैक्शन फॉर्म में बदलूं तो क्या मिलता है, यानी 10 की वस्तु अगर 11 हो जाए तो उसे क्या कहते हैं। अगर 20% बढ़ी मेरे लाल, अगर 20% बढ़ी यानी 1/5 हुई, यानी 5 की वस्तु 6 हुई। 20% बढ़ी यानी 5 की वस्तु 6 हुई। आप कहेंगे तो मेरा सैलरी कितना था, अभी कितना हो गया, कितना बढ़ा, कितने पर बढ़ा, तो 100 पर कितना बढ़ा। इसको 100 करने के लिए यहां 2 का गुणा करना पड़ेगा। आप कहेंगे सर 32, तो आंसर क्या आ गया, बोलिए, वही आया था, ऊपर भी वही आया था मेरे भाई, ऊपर भी वही आया था। तो रेशियो के माध्यम से आप इसको लगा सकते हैं। आप कहेंगे सर तो आपने पहले रेशियो क्यों नहीं बताया, क्योंकि देखो आपको दोनों तरीके आने चाहिए। मैंने कहा, अब देखो ध्यान दो, मैंने कहा कि मोहन की सैलरी 12.5% बढ़ गई। मैंने क्या कहा, मोहन की सैलरी 12.5% बढ़ गई एक साल में, अगले साल में फिर इतना बढ़ गई, उसके अगले साल में फिर इतना बढ़ गई। मोहन की सैलरी पहले साल 12.5% बढ़ गई, दूसरे साल 9 इज होल नंबर 1/11% बढ़ गई, तीसरे साल 14 इज होल नंबर 2/7% बढ़ गई। आप कहेंगे सर 12 इसका मतलब होता है 1/8। कहूंगा हाँ बिल्कुल होता है, यानी 8 की वस्तु 9 हो जाना, इतना बढ़ना होता है। बिल्कुल बेटा यही होता है। आप कहेंगे सर ये होता है 1/11, हाँ या ना, यानी 11 की वस्तु का 12 हो जाना इतना बढ़ना कहलाता है, ठीक है। आप कहेंगे सर तीसरे का मान होता है 1/7, यानी 7 की वस्तु का 8 हो जाना, हाँ या ना, क्योंकि अगर मैं फार्मूले में इसको रखूं, सोचो आप थोड़ा सोच के देखो किस तरीके का कैलकुलेशन आएगा सामने, ठीक है। तो आराम से करो, 8 × 7 = 56, 56 का 11 में गुणा, 6 6 5 11 5 1 6 करके देख लो। इसीलिए कैलकुलेशन का वीडियो कहता हूं, आराम से देख लो जाकर। 8 7 का 56 होगा, जब 56 का 11 में गुणा करोगे तो 6 6 5 11 5 1 6, ठीक है, 616। अब यहां देखो, यहां देखो, यहां देखो, देखो देखो देखो, 12 9 108, 108 का 8 में 8 8 64, 8 8 64, 8 1 8, खत्म। यानी 616 की वस्तु 864 हो जाए, 616 की वस्तु 864 हो जाए तो ब्याज कितना मिलेगा, 14 में से 6 गए 8, 5 में से 1 गया 4, 8 में से 6 गया 2, 248 रुपए का ब्याज मिलेगा। कितने रुपयों पर, 616 रुपयों पर। 616 रुपयों पर 248 रुपयों का लाभ मिलेगा, ठीक है। तो यही मेरा इंटरेस्ट हुआ। अब ये गौरतलब है कि मैंने थोड़ा ऐसे रैंडम ले लिया, जब सवाल आपको देता है तो चीजें एडजस्ट करके देखता है कि ये कट जाए, आराम से कोई ना कोई फ्रैक्शन बन जाए, ठीक है। वैसे आप कोशिश करेंगे तो इसका भी कुछ ना कुछ हल निकल आएगा। तो आप देखते हैं कि रेशियो के मेथड से भी हम सक्सेसिव इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। रेशियो की जरूरत कब पड़ती है, जब डाटा डिफिकल्ट हो, डिस्टिंक्ट तो हो ही, अलग अलग तो हो ही, डिफिकल्ट भी हो, फ्रैक्शन मोड में हो, तो हम रेशियो से बात करते हैं। और एक दो चीजें मैं आपको समझा दूं इसमें, और एक दो उदाहरण लेकर मैं आपको समझा दूं। जैसे जैसे मैं क्या कह सकता हूं, मैं ये कह सकता हूं कि मान लो कि 25%, एक व्यक्ति, एक शहर की जनसंख्या पहले 25% बढ़ती है और फिर क्या करती है, फिर करती है 6 सहित 2/3% घट जाती है फ्लड आने के कारण। फ्लड आ गया और क्या हो गया, इतनी परसेंट जनसंख्या निपट गई, ठीक है। तो आप कहेंगे सर 25%, 25% शहर की जनसंख्या बढ़ती है, यानी 1/4 25% की वैल्यू होती है, यानी 4 पर 5 बढ़ जाना, 4 पर
5 बढ़ जाना। आपने ऐसी बात कही, मैंने कहा हाँ बेटा यही कहा, ठीक है बोलो यही कहा। तो अब ये क्या है, क्या ये 1/6 है? 6 सही, 2/3%। अब ये परसेंट के पहले लेसन में जाएंगे तो इन सब चीजों पर हमने बात किया है। ठीक है ना, जाकर वहां चेक कर लीजिए। यानी 15, अब ये घटी है तो 15 पे 1 घटी है तो 14 हो गई है, ये कहानी बनी। यानी 15 चौका 60 थी, अब 14 पंचे 70 हो गई है। तो कुल कितनी बढ़ी, कितने पे बढ़ी, फिर क्या आया, 1/6 की वैल्यू, 1/6 की वैल्यू बताइए, 16 सही 2/3%। तो कुल कितना बढ़ा, 16 सही 2/3% बढ़ा जनसंख्या। तो आप रेशियो से भी चीजें निकाल सकते हैं बहुत आसानी से। अब जैसे मुझसे कोई कहे कि भैया 10% के दर से 10% के दर से सीआई पर कंपाउंड इंटरेस्ट पर मैंने किसी को 3 वर्ष के लिए पैसा दिया। कितने वर्ष के लिए पैसा दिया, 3 वर्ष के लिए। 3 वर्ष के लिए मैंने 10% पर किसी को पैसा दे दिया, तो 3 वर्ष के अंत में वो ब्याज कितना देगा। तो सुनिए, जब 10% पर पैसा दिया है किसी को, यानी हर साल 10 की वस्तु क्या हो जाएगी बेटा, हर साल 10 की वस्तु क्या हो जाएगी, हर साल 10 की वस्तु क्या हो जाएगी। और ये कितनी बार होगा, 3 वर्षों के लिए दिया है तो 3 बार होगा। हम हमेशा इनका क्या करते हैं, गुना करते हैं, गुना करते हैं। यानी हम गुना करते जाते हैं कि ये कितना, जैसे देखो अभी मैं निकालना चाहूं, कोई मेरे पास प्रिंसिपल हो और मैं उस पर हर साल 10% बढ़ाना चाहूं, तो मैं ऐसे ही करता हूं, कुछ और करता हूं, ये बताओ, यही तो करता हूं, कुछ और तो नहीं करता। चेक करो, वही कर रहा हूं, वही कर रहा हूं मैं। कितना हो जा रहा है, कितना हो जा रहा है, यानी 1000 की वस्तु 1331 हो जा रही है। यानी 331 रुपया 1000 पर लाभ मिल रहा है। यानी 33.1 रुपया 100 रुपए पर लाभ मिलेगा। यानी कुल कितना परसेंट ब्याज मिलेगा, 33.1% ब्याज। कुल कितना ब्याज मिलेगा, 33.1% का ब्याज मिलेगा आपको। बोलिए हाँ या ना, बोलिए मेरे भाई हाँ या ना। आपको ये बात समझ में आई, मैं कितना समय आपको दे रहा हूं इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। तो ये बात आपको उम्मीद है समझ में आ गई होगी। अगर मैं थोड़ी सी बात करूं अब आपसे, अगर मैं थोड़ी सी आपसे ये बात करना चाहूं कि अगर अगर जैसे कि यहां पर आपने बात करी अभी कि 10% के दर से मैंने एससीआई पर किसी को पैसा 3 वर्ष के लिए दे दिया, इसका मतलब पैसा तो देखो सक्सेसिव नेचर से बढ़ा कि नहीं बढ़ा। अगर 3 वर्ष के लिए 10% किसी को देते हो और XYZ के फॉर्मूले से निकालोगे तो 10 + 10 + 10 + 10 × 10 3 टाइम अपान 100 प्लस 10 × 10 × 10 बटा 10,000 कितना हो जाएगा, यहाँ 1/10 यानी 0.1 आएगा, और यहाँ इससे ये कट जाएगा तो 3 आएगा, और यहाँ 30 आएगा, तो क्या हो जाएगा 33.1। यही इंटरेस्ट यहाँ भी आया बेटा, यही इंटरेस्ट यहां भी आया। तो चाहे आप ऐसे करो चाहे आप रेशियो तरीके से कर लो, मगर एक बात मैं आपको समझाना चाहता हूं। आप ये बताओ, जब आपने देखा कि हर वर्ष एक ही तरह से इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट हो रहा है, यानी XYZ तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं, XYZ आपस में तीनों क्या बराबर हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं। तो क्या ऐसी स्थिति में मैं आपको एक तरीका बताऊं, ध्यान दीजिए, जिसके लिए आपको एक पिरामिड रूल याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्या रूल है कि सबसे पहले आप 2 1 लिखें, फिर क्या आपको लिखना है, फिर आपको क्या लिखना है, आराम से देखिए, फिर आपको लिखना है 3 3 1, फिर आपको क्या लिखना है, फिर आपको लिखना है, ध्यान दीजिए, फिर आपको लिखना है 4 6 4 1, फिर आपको क्या लिखना है 5, ठीक है, 10 10 5 1। आप कहेंगे सर ये क्या है, कोई बच्चा अगर उसने परमुटेशन कॉम्बिनेशन वगैरह पढ़ रखा होगा तो वो इस पिरामिड को जानता होगा। मेरा यूज क्या है, मैं कहता हूं इस पिरामिड को थोड़ा सा ध्यान में रखिए। ये ऐसे बनता है 1, फिर 1 का 1 में जोड़ 2, फिर 2 का 1 में देखो 1 यहां लिख दिया, 2 1 3, 2 1 3, 1 का 1, फिर 3 1 यहां लिख दिया,
3 1 का 4, 3 3 का 6, 3 1 का 4 1। देख रहे हो पिरामिड बन रहा है, यूक्लिडियन पिरामिड। वही पिरामिड हम यहां बना रहे हैं और इस तरीके से थोड़ी सी वैल्यू आपके सामने मैंने इसकी लिख दी है। आपको पिरामिड से कोई लेना देना नहीं है, आप केवल इस वैल्यू को थोड़ा सा याद रखिए। मैंने कहा अगर एक्स वाई जेड आपस में बराबर हो तो अगर 2 वर्ष का मुझको सक्सेसिव 2 वर्ष का सक्सेसिव इंटरेस्ट निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको यहां लिखना है आर, यहां लिखना है आर, यहां लगा देना है आपको आर का स्क्वायर, आर का स्क्वायर आर, और 2 का गुना आपको करना है कहां पे, यहां पर। 1 का गुना आपको कहां करना है, यहां पर, और यहां लगा देना है स्लैश। अब आर मान लो 10% है तो 10 का स्क्वायर क्या हो जाएगा बेटा 100, और 100 का 2 गुना क्या हो जाएगा 200, और यहां क्या हो जाएगा 10 एकन्नम 10। ठीक है, तो यहां से आपको 2 वैल्यू लेनी है। ये गलत हो गया, छोड़ दो।